Assalamualaikum everyone. Welcome to the stream of knowledge. We are discussing about Neisseria meningitis. Till now we have discussed about its morphology, its important properties, everything in detail. अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम सीखेंगे इसकी एपिडेमोलॉजी के बारे में, इसकी पैथोजेनेसिस, इसके विरुलेंस फैक्टर. भाई कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनको अपेंडेमोलॉजी के बारे में नहीं पता होता. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अपेंडेमोलॉजी? अपेंडेमोलॉजी होता है कोई डिजीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है वर्ल्ड के अंदर, लाइक मतलब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उसकी ट्रांसमिशन क्या है. ऑल दी स्टडीज इज कवर्ड बाय अपेंडेमोलॉजी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल किसके रिजर्वर कौन है, यानी कि किन में ये डिजीज कॉज करता है? ये ह्यूमंस आर द ओनली रिजर्वर ऑफ नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस. अब इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे ये ट्रांसमिट हो रहा है? भाई ये ट्रांसमिट होता है रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका फ्रेंड है, अब इसको नज़ीरिया मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन हो गया एंड दिस इज यू. एंड अब ये क्या करेगा? जब आपके सामने स्नीज या कफ करेगा, मे ही मस्ट नॉट बी योर फ्रेंड. ओके, चलो एक पर्सन हम इसको लेते हैं. पर्सन आप ये आपके सामने जब कफ करेगा या स्नीज करेगा, अब इसके जो रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है आपके अंदर एंटर होंगे, आप इसको इनहेल करेंगे तो आप भी क्या कर लेंगे? नज़ीरिया मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन एक्वायर कर लेंगे. अल्लाह ना करे. ओके, सो इसका ट्रांसमिशन क्या है? रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, और वो भी उन पर्सन के अंदर जो क्लोज कंटेंट में होते हैं, जो प्रोलॉन्ग क्लोज कंटेंट में होते हैं, जिस तरह से क्लोज क्वार्टर्स में रहने वाले, मिलिट्री में रहने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब भी हॉस्टलाइट्स भी होते हैं. स्टूडेंट्स के लिए तो हॉस्टलाइट्स भी होते हैं, या फिर जो एक दूसरे का खाना शेयर करे होते हैं. बी वेयर फ्रॉम दैट. अब क्या है भाई? अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? अच्छा ठीक है, ये बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, यानी किस तरह से ये डिजीज कॉज कर रहा होता है. अब इसकी डिजीज फॉर एग्जांपल, ये प्यारा सा छोटा सा नन्हा मुन्ना से क्या है भाई? नज़ीरिया मेनिंजाइटिस है. वैसे इतना प्यारा होता नहीं है ये बॉडी के अंदर एंटर हुआ, और एंटर होने के सबसे पहले भाई पैथोजेनेसिस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ही किसी बैक्टीरिया के पैथोजेनेसिस में होता है एंट्री. भाई इसने रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से एंट्री ले ली. सेकेंड स्टेप होता है कि उसकी इम्यून सिस्टम को इन्वेड करना. भाई यहाँ पे कौन सा इम्यून सिस्टम होता है? रिमेंबर, यहाँ पे हमारी म्यूकोजा है, और म्यूकोजा में क्या होता है? आईजीए एंटीबॉडी होती है. अब आईजीए एंटीबॉडी क्या करेगी जी? इसको तो किल कर देगी. लेकिन भाई ये भी बहुत ही ज्यादा समझदार है. इसके पास क्या है? आईजीए प्रोटीएस. अब आईजीए प्रोटीएस, प्रोटीएस नाम से जाहिर है भाई प्रोटीन को तोड़ने वाला, और एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन. तो ये जी इस आईजीए एंटीबॉडी की तो बस भाई गया, जिसको डिग्रेड कर देगा. अब ये आईजीए एंटीबॉडी भी नहीं है, तो ये बॉडी के अंदर क्या करेगा? एंटर हो जाएगा. और जब ये बॉडी के अंदर एंटर होगा, और वहाँ पे इम्यून सिस्टम को भी मतलब खत्म कर दिया, उसकी आर्मी को भी. अब क्या करेगा? तीसरा स्टेप होता है किसी बैक्टीरिया के लिए क्लोनाइजेशन. मींस अपना नंबर इंक्रीज करना. अब अपनी फौज बनाओ भाई, बॉडी की फौज तो होगी खत्म. लो जी, अब खुद यहाँ पे क्या करना है भाई? क्लोनाइजेशन करनी है, बहुत ज़्यादा अपनी कॉलोनीज बनानी है, नंबर इंक्रीज करना है. तो ये एक ना ट्रांजिशन नो ट्रांजिशन फ्लोरा बन जाता है यहाँ पे नेजोफेरिंक्स के अंदर. यहाँ पे नेजोफेरिंक्स में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या करेगा? अपनी एक ट्रांजिशन कॉलोनीज बनाएगा बहुत ज़्यादा सारी. अब फिर उसके बाद क्या करता है कि ये नेजोफेरिंक्स को भी इन्वेड करके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है. यू कैन सी दिस इज आवर ब्लड वेसल्स. और ये अब ये क्या करेगा? नेजोफेरिंक्स में पहले अपने को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करवाया, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब ये ना भाई चला गया ब्लड के अंदर, विच इज़ कॉल्ड बैक्टीरियमिया. एज यू कैन सी हियर, दिस इज नेजोफेरिंक्स. और भाई नेजोफेरिंक्स से देखा जाए तो नेजोफेरिंक्स को भी इसने इन्वेड किया. पहले यहाँ पे भाई अपने आप को बड़ा अपनी दादागिरी चलाई, और बहुत ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई किया, एंड देन एंटर इनटू द भाई ब्लड स्ट्रीम. अब भाई काम खराब होने वाला है. अब जब ये ब्लड के अंदर एंटर हो गया है, तो अब ये कहाँ कहाँ बॉडी में कहीं भी जा सकता है. लाइक ये सबसे ज़्यादा तो ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है. मीन ये सीएसएफ को क्रॉस करके वही मतलब वहाँ पे सीएसएफ के में चला गया, सॉरी ब्लड को क्रॉस कर सीएसएफ में गया, वहाँ से जाके मेनिंजाइटिस कॉज किया. और एक और बात, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है, अगर बैक्टीरिया डेड भी हो गया तो इसके पास क्या है भाई? इसके पास तो एंडोटॉक्सिन है. वो एंडोटॉक्सिन खुद ब खुद भी डिजीज कॉज कर देगा. अब ये बॉडी में जहाँ जहाँ जाके डिसैमिनेट करेगा, जहाँ जहाँ बैक्टीरियमिया होगा, या इसको कहा जाता है मेनिंजियोकोकसीमिया. इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है. मेनिंजियोकोकसीमिया मीन मेनिंजाइटिस, नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस का बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब डिसैमिनेट कर जाना, फैल जाना उसका. दिस इज मेनिंजियोकोकीमिया कोकसीमिया, जिसको हम डिजीज में फर्दर डिस्कस करेंगे. अब क्या हुआ कि इसने बॉडी के अंदर सारा मतलब इन्वेड कर लिया, और फिर वहाँ जाके फर्दर डिजीज कोज करेगा. डीआईसी हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है बॉडी के अंदर, और भी डिजीजेस जिनको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. अब इसके पास ऐसे क्या विरुलेंस फैक्टर है कि ये मतलब विरुलेंस का मतलब होता है
अबिलिटी टू कॉज डिजीज, मतलब ये डिजीज कैसे कॉज कर सकता है, ठीक है भाई, अब बॉडी के अंदर एंटर हो गया, अब ये डिजीज कैसे कॉज करेगा। नंबर वन इज द पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। अब हमें भाई, हमने ये बहुत दफा डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, भाई कैप्सूल के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये फॉर एग्जाम्पल प्यारे से न्यूट्रोफिल्स हैं, अभी इसको इनगल्फ करने आए तो क्या भाई, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से क्या होगा भाई, फैगोसाइटोसिस तो नहीं होगी भाई, ये तो एंटी फैगोसाइटिक एक्टिविटी होगी, विरुलेंस क्या होगी, इंक्रीज हो गया। अब सेकंड इसके पास जो एक कंपोनेंट होता है जिससे ये अपनी पैथोजेनिसिटी इनहैंस करता है, मतलब एबिलिटी ऑफ डिजीज इसके पास आई है, वो है एंडोटॉक्सिन। अब ये एंडोटॉक्सिन क्या है, लिपोपोलीसेकेराइड हमने पीछे पढ़ लिया। अब ये एंडोटॉक्सिन फीवर, शॉक वगैरह की कंडीशन कॉज करता है, मीन उसमें हाइपरटेंशन हो जाता है। लेकिन एक ख़ास बात बताऊँ इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की, ये है कि भाई अगर ये डेड भी हो गए ना, तब भी क्या है भाई, डेड, ये स्ट्रक्चर डेड हो गया, ठीक है भाई, अब ये ग्रोथ नहीं, डेड का मतलब यानी कि अपनी ग्रोथ नहीं फर्दर कर सकते, अब ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास अभी भाई इनके सेल वॉल में एंडोटॉक्सिन तो है ना, वो तो मौजूद है ना, वो तो कहीं नहीं गया। वो एंडोटॉक्सिन अभी भी जाके बॉडी में शॉक की कंडीशन कर सकता है और डेथ भी हो सकती है। और तीसरी अभी हमने स्टडी किया, आईजीए प्रोटीएस है, वो आईजीए क्या करेगा, ये जो हमारी म्यूकोजा के अंदर यहाँ पे आईजी एंटीबॉडीज होती हैं, उनको उनकी डिग्रेडेशन कर देगा और खुद वही क्लोनाइजेशन कर देगा, मतलब वही अपनी दादागिरी चलाओ। और वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज फैक्टर एज बाइंडिंग प्रोटीन। इसके पास फैक्टर एज बाइंडिंग प्रोटीन होती है, मीन ये प्रोटीन जो है ना, ये जाके फैक्टर एज के साथ बाइंड होगी। अब ये फैक्टर एज क्या है, फैक्टर एज इनहिबिटर है इस C3b कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। रिमेंबर C3b क्या है भाई, एक बड़ा ही एक्टिव कंपोनेंट जिसने बस के बाद एक लंबा कोएगुले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। टाइम मिला तो आई विल स्टार्ट इम्यूनोलॉजी इंशाल्लाह। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है C3b है, अब ये फैक्टर एज इसको इनहिबिट करता है भी, आगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ना एक्टिवेट हो। इसलिए ये जो फैक्टर एज है मेनिंजियोकोकाई के पास, ये जाके C3b के साथ क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। जब ये C3b के साथ अटैच होगा तो इसको इनहिबिट कर देगा, यानी कि आगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ना एक्टिवेट हो पाए। जब आगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं चलेगा तो क्या होगा, ऑप्सनाइजेशन मतलब रिड्यूस हो जाएगी, और इस तरह बैक्टीरिया और ज़्यादा लिव करेगा, इसकी विरुलेंस और इंक्रीज हो जाएगी, और इस तरह से ये और ज़्यादा डिजीज़ कोज करेगा। That was all about the pathogenesis. If you really learn something, do subscribe and stay connected for our next series of clinical findings and lab diagnosis. Goodbye, Allah Hafiz.